नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। शाम के 7 बज चुके हैं। जो तस्वीर आपने देखी, इस पत्रकार को आप जानते ही होंगे। दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान के पत्रकार चांद नवाब, जिनका किरदार फिल्म बजरंगी भाईजान में भी मशहूर हुआ, जिसे निभाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। ये तस्वीरें देखिए, ये है पाकिस्तान की ही, जहां पर कराची कैंट स्टेशन पर पत्रकार चांद नवाब पिट गए। दरअसल 92 न्यूज चैनल के लिए बतौर रिपोर्टर काम करने वाले चांद नवाब अपनी टीम के साथ कराची के कैंट स्टेशन पहुंचे हुए थे। चैनल के मुताबिक ट्रेनों की आवाजाही को लेकर के एक स्टोरी उन्हें असाइन की गई। चांद नवाब को ये काम करने के लिए कहा गया और वे ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी के मामले को कवर कर रहे थे। और उसी वक्त पुलिस वालों ने और रेल कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए, जब आज रियल लाइफ में चांद नवाब की पिटाई हो गई। और दूसरी तस्वीर, कुछ सालों से सोशल मीडिया पर पॉपुलर वो वीडियो जिसमें वो रिपोर्टिंग करते हुए कई बार रीटेक लेते दिखाई दे रहे हैं। और फिल्म बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के इसी किरदार को निभाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। हालांकि इस घटना के बाद फिल्म स्टार सलमान खान बजरंगी भाईजान में चांद नवाब का किरदार निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा भी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने फोन करके उनका हालचाल जाना है। तो पाकिस्तान में पत्रकार को पीट दिया पुलिस ने, लेकिन देहरादून में पुलिस परेशान थी एक शराबी महिला की वजह से, जो सड़क से लेकर पुलिस थाने तक लगातार हंगामा करती रही। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को भी उसने नहीं बख्शा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी वो खरी खोटी पुलिस वालों को सुनाते लगे। खास बात यह है कि इस पूरी घटना का चश्मदीद था इसी नशेड़ी महिला का 5 साल का मासूम बेटा। देहरादून की सड़कों से लेकर थाने तक ये महिला शराब के नशे में हंगामा करती रही। बताया जा रहा है कि महिला ने रोड पर अचानक बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। जब लोगों ने महिला को बच्चे को पीटने से रोका तो नशे में धुत महिला ने वहां मौजूद लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला इस कदर नशे में थी कि अपना नाम और पता भी सही से नहीं बता पा रही थी। सड़क पर हंगामा कर रही इस महिला को जब पुलिस थाने ले गई तो वहाँ भी उसका नशा नहीं उतरा और पूरी रात थाने में जमकर हंगामा काटा। महिला के इस पूरे ड्रामे के दौरान उसका मासूम बच्चा अपनी मम्मी की इस हरकत को देखकर परेशान और डरा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। तो देहरादून में पुलिस इस नशेड़ी महिला की वजह से परेशान थी। दिल्ली पुलिस परेशान है सोमनाथ भारती को ढूंढने के लिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है और अब ऐसे में कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन सोमनाथ भारती अभी उन्हें मिले नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती के घर और फिर उनके दफ्तर पहुंची, लेकिन पुलिस से उनका लुका छुपी का खेल जारी रहा। दिन भर पुलिस उन्हें ढूंढती रही, लेकिन भारती फिर भी नहीं मिले। भारती की पत्नी के लगाए आरोपों पर दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। FIR दर्ज होने के बाद से ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की कोशिश हम करते रहे हैं, जिसको अब तक उन्होंने इवेड किया है। द्वारका कोर्ट में भी और माननीय उच्च न्यायालय पे भी, वहाँ भी हमने कहा कि जिस तरह के चार्जेस हैं, जिस तरह का FIR सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स हैं, उसके हिसाब से उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। उनको मेरिट्स दिखा है मेरे कंप्लेंट्स के ऊपर, मेरे एविडेंसेस के ऊपर, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली दे हैव टेकन द नेसेसरी स्टेप। जी, ये तो पहला स्टेप है, बट येस अकेली महिला होने के नाते 2 छोटे बच्चों की, आई एम द ओनली पेरेंट टू स्मॉल किड्स। सोमनाथ के लिए झटका बड़ा इसलिए भी है कि हाईकोर्ट से पहले द्वारिका कोर्ट भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी महिला सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी किरकिरी साबित हो सकती है। पार्टी अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस पर निशाना साध रही है। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है सोमनाथ भारती को, तो उधर मुंबई पुलिस से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राधे मां के मामले में आखिर क्या कार्रवाई उन्होंने की है। दरअसल राधे मां पर एक नया आरोप लगा कि धर्म के नाम पर वो सेक्स रैकेट चला रही है और वकील फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। अब 2 हफ्ते के भीतर पुलिस को इस मामले में अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल करना है। क्या राधे मां धर्म के नाम पर कोई सेक्स रैकेट चला रही थीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा सवाल।
मामले की तफ्तीश कर मांगा जवाब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि वो पूरी तरह छानबीन करके इस सवाल का जवाब दें। जस्टिस SVM कानाडे और शालिनी फणसालेकर जोशी की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के समय ये सवाल पूछा। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने ये याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस राधे मां के खिलाफ दायर उनकी शिकायत की जांच नहीं कर रही है। बेसिक मेरी जो कंप्लेन है इम्पर्सोनेशन की, ये जो देवी का रूप धारण करके लोगों को ठग रही है, माता की चौकी की एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को बुलाती है और माता की चौकी के नाम पे अश्लील हरकतें होती है। बेसिक मेरी कंप्लेंट है कि लोगों को देवी का अवतार धारण करके ठग रही है। इधर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को 2 हफ्ते में मामले में अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा देने वाला हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। और अब खबर सियासत से जुड़ी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर जो बयान दिया उसे लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है। हालांकि बीजेपी और संघ की ओर से इस मसले पर सफाई भी आ चुकी है। बावजूद इसके बिहार में अब चुनाव को लेते हुए महागठबंधन के नेता इस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि सुशील मोदी ने कहा है कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान ने नीतीश कुमार को मुस्कुराने का अच्छा मौका दे दिया है। नीतीश ने भागवत के बयान को सीधे बीजेपी की सियासी सोच से जोड़ दिया। हालांकि बीजेपी ने आरक्षण पर पुनर्विचार के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन नीतीश ने जोर देकर कहा कि ऐसा सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है समाज के पिछड़े वर्गों के बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति, जो वंचित तबके हैं उनके बारे में जो उनका नजरिया है वो साफ है। संघ प्रमुख के इस बयान पर बवाल से पहले किनारा करने वाली बीजेपी अब सफाई देती नजर आ रही है। बिहार तो बिहार, यूपी में मायावती ने भी भागवत के बयान पर करारा हमला बोला है। NRHM घोटाले में CBI की पूछताछ से सहमी मायावती ने इस बयान को दलित विरोधी करार दिया। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पूरे देश में आंदोलन होगा। आरक्षण के बारे में कोई पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है और जब तक बीजेपी देश की राजनीति में है, दुनिया की कोई ताकत दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को छीन नहीं सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उधर BSP सुप्रीमो मायावती ने अब केंद्र पर आरोप लगाया है कि CBI का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में NRHM का 100 करोड़ का घोटाला हुआ। CBI इनसे इस मसले पर अब पूछताछ करना चाहती है, लेकिन मायावती को इसमें सियासत नजर आ रही है। NRHM के मामले में 4 साल बाद CBI का दुरुपयोग करते हुए मुझसे पूछताछ कराना चाहती है, जबकि CBI व बीजेपी को भली भांति ये बात मालूम है कि NRHM से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लोगों को जो CBI का गलत इस्तेमाल करके फिर से मुझे परेशान करके मेरा व हमारी पार्टी का मनोबल कमजोर करना चाहते हैं, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की गिरी हुई हरकतों को बीजेपी छोड़ दे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का भी एक बयान आया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया कि प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद वो सहज रहें। दरअसल इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर झूठे वायदे करने का भी आरोप मुलायम सिंह यादव ने लगाया। आपकी कुछ चर्चा हो जाए तो इससे अगर कोई हो करके अगर मुलायम सिंह की तारीफ कर दे तो तुम्हारे इससे ज्यादा सम्मान का हो। नहीं, उन्होंने लोकसभा में देखा है, हमने उनको फंसाया है, औकात में नहीं छोड़ा किसी को। जब तक लोकसभा के प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और माना पड़ा हमारी बात को पाते हैं तो क्या हम किसी को नहीं सुनेंगे, वो हमारा जवाब है। तो जवाब कह दिया, बहुत होशियार है कम। इंटरनेट को लेकर के केंद्र सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ाती है तो 4 कदम उसे आगे पीछे करना पड़ता है। और अब ऐसे में व्हाट्सएप को लेकर के जो नई बात सरकार की ओर से कही है, उस पर उन्होंने मसौदा भी वापस लेने की बात कही है और कहा है कि कुछ सुधार के साथ इस मसौदे को एक बार फिर से लाया जाएगा।
सरकार ने इंटरनेट सुरक्षा मसौदा जारी कर जनता से सुझाव मांगे थे कि सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ यूजर यानी आम लोगों पर भी 90 दिनों तक मैसेज को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी डाली जाए या नहीं। मामला इतनी तेजी से गर्म हुआ कि सरकार को खुद सामने आकर इस बाबत नया बयान जारी करना पड़ा। सोशल मीडिया की आजादी का पूरा समर्थन करती है। ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सोशल मीडिया के एक्टिविज्म को हमने बहुत ही आगे बढ़ाया है। दरअसल ये मसौदा सरकार की वेबसाइट पर आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। साइबर विशेषज्ञों ने इसे निजता में दखल का मुद्दा बना दिया। मौका देख विपक्ष ने भी इसे निजता में दखल करार दिया। ये एक जासूसी का षड्यंत्र है। आज सरकार कह रही है कि 90 दिन के जो आप ट्वीट करोगे, फेसबुक पोस्ट भेजोगे, व्हाट्सएप के द्वारा संदेश भेजोगे, उन सबको आपको रखना पड़ेगा। दरअसल सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मकसद से इंक्रिप्शन पॉलिसी बदलना चाहती है। प्रस्ताव के मुताबिक फोन कंपनियों की तरह इंटरनेट कंपनियों को भी इन संदेशों को 90 दिनों तक रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। खबर वाराणसी से, जहां पर काशी में मराठा गणेश मंडल के सदस्य चौराहे पर प्रदर्शन करने बैठ गए। दरअसल गंगा में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये इस बात की जिद कर रहे हैं कि इन्हें अनुमति दी जाए कि गंगा में ही गणेश प्रतिमाओं का ये विसर्जन कर सकें। इनके साथ देने के लिए कुछ और लोग भी इनके साथ हो लिए। वाराणसी में गणपति को गंगा में विसर्जित करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी मांग को लेकर काशी मराठा गणेश सेवा समिति के सदस्य सोमवार शाम से धरने पर बैठे हैं। इस समिति के समर्थन में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बनारस बंद कर दिया। इस धरने में काशी के कई संत भी शामिल हो गए। दरअसल सोमवार को प्रशासन के रोक के बावजूद काशी मराठा गणेश सेवा समिति के सदस्य गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें गोदौलिया चौराहे पर रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए और सड़क भी जाम कर दी। वहीं प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मूर्ति को गंगा में न विसर्जित किए जाने को लेकर मुस्तैद है। आज बनारस बंद है। कब तक ये रहेगा? ये जब तक जिला प्रशासन हमें गंगा जी में विसर्जित करने नहीं देता है तब तक। जो भी इसकी उल्लंघन करने की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 107-16 में या अन्य कोई आपराधिक मामला बनेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी ढंग में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं होने देंगे। धरना फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अगर हालात यही रहे तो मामला काफी संवेदनशील हो सकता है। और बनारस के बाद अब खबर रुड़की से, जहां पर स्थानीय लोगों ने प्रेमी जोड़े की जमकर धुनाई कर दी है। दरअसल इन्हें जानकारी मिली कि गेस्ट हाउस में ये प्रेमी जोड़ा ठहरा हुआ है और इसके बाद स्थानीय लोग खुद वहां चेक करने के लिए पहुंच गए और बाहर निकालकर उनको जमकर पीटा गया है। गेस्ट हाउस में ठहरे प्रेमी जोड़े की गेस्ट हाउस से बाहर निकालकर कुछ इसी तरह से पिटाई की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना के वक्त मूक दर्शक नजर आया। कलियर के गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े के लिए ये एक नई मुसीबत सामने आई। बाहर से आने वाले प्रेमी जोड़ों की स्थानीय लोग पहले तो जमकर पिटाई करते हैं और उसके बाद उन जोड़ों का वीडियो क्लिप बना करके आगे बढ़ा दी जाती है। स्थानीय लोग अब इस पर सफाई भी दे रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर पहले तो पुलिस प्रशासन की हरकत शर्मसार करने वाली और उसके बाद पश्चाताप करने वाली। जिस शख्स को पहले पीटा गया, पहलों तरह रौंदा गया, अब उसे ही यूपी पुलिस सुरक्षा दे रही है। शर्मसार सत्ता के पश्चाताप की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। 2 दिन पहले जहां एक वर्दी वाले ने टाइपिस्ट कृष्ण कुमार को लात मारी थी, आज उनका ही साथी सुरक्षा में लगा है। धमकी मिलने से परेशान बुजुर्ग टाइपिस्ट को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। सोमवार को धमकी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। मंगलवार सुबह पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर जीपीओ तक ले गई। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने उन्हें टाइपराइटर भी नहीं उठाने दिया।
उन्होंने पूछा किशन को बोल रहे, हमने कहा बोल रहे, कहीं आप ही ड्राइवर टूटा था, मैंने जहाँ टूटा था, कहीं जो आप कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया के साथ जितना चल रहे हैं इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमने किसी से कहा नहीं, बहुत घबराहट से उन्होंने मैं उठ के चला गया। मीडिया वाले हमारे पीछे चले गए, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसी बात थी, तो हमको सुरक्षा मिली है। अब डैमेज कंट्रोल के तौर पर रोज पुलिस दिन भर उनका ध्यान रखेगी और शाम को फिर घर तक छोड़ेगी। कृष्ण कुमार की पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।